अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अगेन। और मैं आज आपको दोबारा से उस चैप्टर का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो द अदर टाइप ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर इंस्ट्रक्शनल गेम्स. We have discussed drill and practice, we have discussed simulation softwares and some other softwares as well. Now the next type is instructional games. Instructional games, like many of other types of software, can be difficult to define because they tend to blend together and provide multiple components. बेसिकली दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ये एक ब्लेंड होते हैं, ये आपको एजुकेशन भी दे रहे होते हैं, साथ साथ आपको गेमिंग एंड इन्जॉयमेंट का जो एक फैक्टर है वो भी आपके साथ ये शेयर कर रहे होते हैं. सो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप खेलते खेलते बच्चों को जो है वो सिखाएं सम ऑफ द एजुकेशनल एस्पेक्ट, सम ऑफ द एजुकेशनल एक्टिविटीज़. तो खेल खेल में वो ये सारा कुछ सीख जाएं. But it's more or less overshadowed by highly motivational play. Some people argue कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये ज़्यादा गेम ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा एजुकेशनल ओरिएंटेड नहीं होते. बट दिस इज़ अ डिबेट. और कुछ इस फॉर्म में होते हैं कि चूँकि बच्चे लाइक करते हैं प्लेइंग, तो अगर उनको हम खेलते खेलते ही सिखा दें तो वो ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं. So that is a debate among researchers and they are doing it and the debate is still continue. But who is going to win that, वो अभी तक decide नहीं हुआ. A vast majority of these games focus on drill and practice or on simulation software intertwined with game rules. ये जो इंस्ट्रक्शनल गेम्स हैं बेसिकली ड्रिल एंड प्रैक्टिस के ऊपर बेस करती हैं और सिमुलेशन के ऊपर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इन दोनों सॉफ्टवेयर को पढ़ा था, सीखा था कि ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस के ऊपर बेस होते हैं, आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं, और सिमुलेशन जो कि आपको बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट में ले जाती है, फिज़िकली नहीं, आपको वैसे इन सिमुलेशन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आप वहाँ पर मेंटली चले जाते हो, फिज़िकली नहीं जा सकते. तो ये उन दोनों रूल्स को अपने अंदर फोकस करती है. समझ लो कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और कुछ गेम ओरिएंटेड. तो तीनों टेक्नोलॉजीज़ को, तीनों लर्निंग स्टाइल्स को ये एक ही में टुगेदर कर लेती है. विनिंग द गेम इज़ यूजुअली द ऑब्जेक्टिव फॉर द चाइल्ड. वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं जब आप उनको कोई चैलेंज देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं. जब आप उनको विनिंग का चैलेंज देते हैं, जब आप उनको जीतने का चैलेंज देते हैं कि आपने हारना नहीं है, तो लर्निंग के साथ साथ उनमें एक मोटिवेशन आती है और वो इस चीज़ से ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं. Some educators fear that learning is marginalized and that these programs are not worth the time. वही जो डिबेट आपको मैंने बताया था कि कुछ एजुकेटर्स ये डिबेट भी करते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सिर्फ बच्चों को खेल ओरिएंटेड या प्ले ओरिएंटेड ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं और लर्निंग का एस्पेक्ट इसमें बहुत कम होता है. Others argue that it does not hurt to use games to reinforce a specific lesson. कुछ एजुकेटर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम बच्चों को किसी ख़ास लेसन को सिखाने के लिए गेम्स का यूज़ करें. हो सकता है कुछ लेसन्स थेरी ओरिएंटेड हों, थोड़े से ड्राई हों, तो अगर हम उसमें गेम का एलिमेंट शामिल करते हैं तो बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. Games can also be used as a reward mechanism or a break from other activities. ये एक ब्रेक भी होती है. आप एक रूटीन में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और फिर आप उनको थोड़ा गेम ओरिएंटेड प्लेस में इन्वॉल्व करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक ये रिवॉर्ड भी है और एक ब्रेक भी है फ्रॉम देयर अदर एक्टिविटीज़. गेम्स टीच चिल्ड्रन व्हाट कंप्यूटर्स आर बिगनिंग टू टीच एडल्ट्स. यानी गेम्स बच्चों को वही सब कुछ सिखा रही होती हैं जो कि शुरू में एडल्ट्स सीख रहे होते थे. देखिए, कंप्यूटर को सीखना भी एक तरह की गेम ही है. आप किसी चीज़ को क्लिक करते हैं, किसी चीज़ पे जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं. सो दैट इज़ ऑल गेम ओरिएंटेड. तो हमने जैसे शुरू में गेम्स को सीखा था एडल्ट्स ने, आपकी जनरेशन तो खैर नहीं है और आप लोग तो माशाल्लाह इसी कंप्यूटर एज में पैदा हुए और फिर आगे आप ग्रोन अप हो रहे हो, लेकिन हमारी जो जनरेशन है हमने इसको थ्रू अ गेम ही सीखा है. That some forms of learning are fast-paced, immensely compelling and rewarding. वो कहते हैं कुछ बच्चों की लर्निंग जो है वो बच्चे ज़्यादा फास्ट लर्न करते हैं और
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उनको लर्निंग कंपेल करानी पड़ती है, यानी उन्हें बिठा के कहना पड़ता है इसको सीखो, लर्न करो। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो चैलेंज को अच्छा समझते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो चैलेंज ओरिएंटेड होते हैं कि हमें कोई चैलेंज दिया जाए और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो डिफरेंट तरह के बच्चे हैं और डिफरेंट तरह के उनके माइंड हैं, उनके मोटिवेशन लेवल डिफरेंट तरह के हैं। तो इन सब को कैटर करने के लिए गेम ओरिएंटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो इंस्ट्रक्शनल गेम ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ करने चाहिए। लेट मी चेक आउट समथिंग इज़ हेयर। बिनिशा आना चाहती हैं, चले इनको भी अलाउ कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Problem solving activities can be among the most challenging for some students because they involve more than just finding the answers or following a simple set of procedures. Some students like कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स करते करते एक चीज़ को अचीव करें, किसी चीज़ को सक्सेसफुली उसमें वो जाएं और फिर उस चीज़ को अचीव कर लें। प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते कुछ स्टेप्स को फॉलो करें और एंड पे उन्हें रिवॉर्ड ये मिले कि उन्होंने वो काम कर लिया है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी स्टूडेंट्स के दरमियान चैलेंजिंग जो मोटिवेशन है वो पैदा करती हैं। टीचर्स कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्रिपेयरिंग दीज एक्टिविटीज़। अगर हमें टीचर्स को एज अ टीचर्स अगर हमें इस तरह के चैलेंजिंग क्विज़ेज़ या चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए प्लान करनी पड़े तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो इट्स गुड अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं आपके पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ ऑलरेडी उसमें बिल्ट इन हुई हुई हैं, स्टूडेंट्स को आप वो देते हैं, स्टूडेंट्स उसको यूज़ करते हैं और उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टी होते हैं, सिंपल लेवल, मॉडरेट एंड हायर लेवल। और स्टूडेंट्स जो हैं हर लेवल के ऊपर जाते हैं और सीखते रहते हैं और उनका जो लर्निंग का नॉलेज है आप स्टूडेंट्स का वो भी बाय द टाइम इन्हांस होता रहता है। टीचर्स फ्री देमसेल्फ टू वर्क विद स्टूडेंट्स हु नीड मोर गाइडेंस। मीनवाइल टीचर जो हैं ऐसे बच्चों पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ऐसे बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिनको गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड पजल्स, रिडल्स, वो जो अखबार में छपते हैं ना, वो देखा होगा आपने कि रास्ता तलाश करते करते फिर आपको वो लाइंस होती हैं और उनके ऊपर जाके आपने वो ख़जाना ढूंढना होता है। तो रिडल्स इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड मिस्ट्रीज़, कहाँ ट्रेयर है उसको सॉल्व करना। Instead of teaching new concepts and information, these activities are intended to give students practice figuring out how to solve the problems they are presented with. So some students really like this kind of challenges and activities, and instead of teaching them the new concepts and the information, they like कि पहले हमें puzzles और riddles और इस तरह की activities दी जाए ताकि वो थोड़ा enjoy भी करें and they can also get a break meanwhile. Whether completed individually or in a small group, आप ये group activity भी दे सकते हैं, आप ये individual activity भी दे सकते हैं. These activities can create discussion and complex thinking. Maybe if that is one of kind of activities that जिसमें बच्चे group में बैठ कर उसको solve करने की कोशिश कर रहे हैं, तो definitely उसमें discussion भी involve होगी और बच्चे social learning से ज़्यादा सीखते हैं. तीसरी टाइप जो अब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम. लाइब्रेरी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो तमाम इंटीग्रेटेड ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें तमाम मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं. आप ये कोर्स अलग से पढ़ भी रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इस तरह के सॉफ्टवेयर में तमाम तरह के लर्निंग स्टाइल्स को मर्ज किया जाता है. Integrated learning systems are basically a combination of different types of educational software. मैंने आपको पहले भी अभी बात ये बताई है कि जैसे अभी हमने डिफरेंट स्टाइल के सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस पढ़ा है, हमने सिमुलेशन पढ़ा है, हमने इंस्ट्रक्शनल गेम पढ़े हैं. तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन तमाम सॉफ्टवेयर्स का एक कॉम्बिनेशन होते हैं. The key is that the software maker has created a turnkey integrated system. सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक combined system बनाया है in which an entire series of offering is packaged, जिसमें तमाम चीज़ें उसने डाल दी हैं.
ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी डाल दिया है, उसने सिमुलेशन भी डाल दिया है, उसने गेम्स भी डाल दी हैं, उसने और तरह के जो अभी हमने पढ़े हैं सॉफ्टवेयर, तमाम का कोई ना कोई फ़ीचर उसने इसमें ऐड कर दिया। जैसे हम एक स्टोर में जाते हैं, एक ब्रांडेड स्टोर में, जैसे ये एम्पोरियम है, और वहाँ पे हमें अंडर वन रूफ सारा कुछ मिल जाता है। तो इसी तरह से ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि एक ही रूफ के अंदर आपको डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स प्रोवाइड करते हैं। द इंटीग्रेटेड सिस्टम में स्पैन डिफरेंट एज रेंजेस और टॉपिक्स, इसमें डिफरेंट एज के रेंजेस होते हैं, मतलब आप हर लेवल के ऊपर ये सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। टॉपिक्स भी हैं, जैसे फिज़िक्स के अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, केमिस्ट्री के अलग हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के अलग हो सकते हैं। बट द गोल इज़ टू प्रोवाइड समथिंग दैट इंक्लूड्स मल्टीपल मॉड्यूल्स। बेसिकली गोल ये है कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ उनको करवाएं। नेक्स्ट इज़ इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम्स। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये क्या करते हैं? इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम्स टेक ट्यूटोरियल्स वन स्टेप फर्दर। आपको याद होगा हमने ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर अलग से पढ़े थे। ये कहते हैं ये उनसे भी एक स्टेप आगे जाकर आपको एक्टिविटीज़ और लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज। ये बहुत नॉलेजेबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट लेवल का। लर्नर मॉडलिंग, planning and communication to provide an experience for the student that resembles as closely as possible। बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको सोल्यूशन भी बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जो है एक्टिविटी कर रहे हो, आप उस एक्टिविटी को सही परफॉर्म नहीं करते और आप उस एक्टिविटी में फ़ेल हो जाते हो, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? ये सॉफ्टवेयर आपको ना सिर्फ उसका सलूशन बताते हैं, जैसे हम ट्यूटोरियल वाले सॉफ्टवेयर्स में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, बल्कि ये आपको एक इंस्ट्रक्टर के साथ आपको गाइड करते हैं कि ये आपका टीचर है जो आपको गाइड करेगा। आपने जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक के अकॉर्डिंग भी आपको आपका टीचर असाइन करते हैं कि आपने उस पूरी एक्टिविटी में किस जगह पर मिस्टेक की है, तो आपको फिर किस तरह का जो टीचर है वो आपको रिक्वायर्ड है उसको गाइडेंस, फर्दर गाइडेंस के लिए। जैसे हम रेफरेंस क्यूरीज़ में करते हैं कि एक्सपर्ट लाइब्रेरियंस को हम जो है वो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यूरी होती है हम वो एक्सपर्ट लाइब्रेरियंस के साथ उनके यूज़र्स की मीटिंग करा देते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको ये बताता है, ना सिर्फ ये बताता है कि आपकी गलती क्या थी, आपको सोल्यूशन भी देता है, सोल्यूशन के साथ साथ आपको रेलेवेंट टीचर और गाइड भी प्रोवाइड करता है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर स्पैन अ कॉन्टिनम। वो कहते हैं कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ना एक कॉन्टिनम की तरह है, यानी शुरू में ज़रा आसान वाले और फिर कॉम्प्लेक्स वाले हैं। with programs ranging from linear computer assisted instruction to more complex, जो मैंने अभी आपको बताया है। linear computer assisted instruction यानी सिंपल वाले भी हैं जो कि एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हैं उसमें तमाम स्टेप्स एक ही जगह पे गैदर हो जाते हैं और आपने उनको सॉल्व करना होता है। टू एलिमेंट्री इंटेलिजेंट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इंटेलिजेंट जो अभी हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम्स की, ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि जो आपको ये भी बताते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है उसमें हमें पता चला है कि आपकी ये वीकनेस है, तो आपको इस टीचर को से असिस्टेंस लेनी चाहिए। टू एंटायरली autonomous or stand-alone intelligent computer assisted instruction. The intention is that for these specific purposes the computer system can replace the teacher. कहते हैं कि इंटेंशन ये है इन डेवलपर्स की कि टीचर को रिप्लेस करते हैं। These continuum therefore seems to represent a worse to better progression, simple to more complex, partial to complete. वो कहते हैं इसीलिए वो अभी प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, पार्शल से कंप्लीट की तरफ वो चाहते हैं कि हम इस तरह के सिस्टम्स बनाएं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस तरह के बनाएं जो कम्प्लीटली टीचर को रिप्लेस कर दें। और तो देयर इज़ अ बिग डिबेट ऑन दैट कि देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट और ऑल्टरनेट ऑफ टीचर्स, एंड आई पर्सनली बिलीव इन दैट और आई होप आप लोग भी इस पर बिलीव करते होंगे। अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ रेफरेंस।
Reference software are those information sources that students will find useful whether in the library or in the classroom. ये वही resources हैं जो reference sources आपने पढ़े हुए हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं और डिजिटल फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं और आपको उसी के जो रेफरेंस सॉफ्टवेयर है वो आपको बजाय इसके कि आप प्रिंट में यूज़ करें, आप एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में वो तमाम यूज़ कर रहे होते हैं. They can range from encyclopedias to dictionary to very subject specific reference sources. इसके अलावा almanacs हैं, maps हैं, जितने भी reference sources हैं वो तमाम इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर होते हैं. These collections of resources are ever more important as students find themselves inundated with larger and larger amounts of information. ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर होती है और स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये एक स्पेसिफ़िक रिसोर्स डायरेक्टरी कह लो, रिसोर्स आर्काइव कह लो, ये होता है और स्टूडेंट्स इसके अंदर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन एट अ टाइम गैदर कर सकते हैं. A student can waste a lot of time hunting down information on the web. वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट जो है वो इंटरनेट के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करे, ब्राउजिंग के अंदर अपना टाइम ज़ाया करे, कहीं से इंसाइक्लोपीडिया ले रहा है, कहीं से डिक्शनरी ले रहा है. ये एक वन स्टॉप रेफरेंस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको डिक्शनरीज, एल्मेनिक्स, मैप्स और तमाम ऐसे रिसोर्सेज एक ही पॉइंट पे प्रोवाइड कर देते हैं. तो ये स्टूडेंट का जो टाइम है वो भी सेव करते हैं. अभी तक जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे सॉफ्टवेयर की टाइप्स के और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और वो बेसिकली उनके फंक्शंस क्या हैं. अब हम ये देखते हैं, आप इंफॉर्मेशन मैनेजर हैं, आप मीडिया स्कूल लाइब्रेरी को चला रहे हैं, आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है. कौन कौन सी एवेल्यूएशन टिप्स आपको पता होनी चाहिए सॉफ्टवेयर को ख़रीदते वक्त, क्या किन किन चीज़ों को आपने सामने रखना है. Why is the evaluation process important? Evaluation process important क्यों है? Because lot of cost is involved in purchasing or buying a software. आप हज़ारों डॉलर्स और हज़ारों पाउंड्स जो है वो दे रहे होते हैं और उस एक हज़ारों डॉलर्स और पाउंड्स में ख़ासी किताबें भी आपके पास आ सकती हैं. तो अब आप एक इतना एक्सपेंसिव डिसीजन करने लगे हैं तो डेफिनेटली उस डिसीजन को करने से पहले आपको एवेल्यूएशन का प्रोसेस करना चाहिए. Evaluation is important to avoid spending a large amount of money on an item that gets little or no use. बाद में वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कोई ना यूज़ करे, वो पढ़े रहें और आपका जो पैसा लगा है वो वेस्ट हो जाए. उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लें कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, कौन सा नहीं लेना, और उसके बाद जो है आप उसकी परचेज़ की तरफ जाएँ. इसमें कुछ पॉइंट्स उसने हमें बताए हैं. द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएटिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स फर्स्ट फाइंडिंग द सॉफ्टवेयर. सबसे पहले तो आपने सॉफ्टवेयर ढूंढने हैं, कौन कौन से आपको चाहिए, वो आपको किस तरह से मिल सकते हैं. आप कोई कैटलॉग ले सकते हैं, कोई मैगज़ीन में से आप, क्योंकि मैगज़ीन में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन छपती है तो मैगज़ीन, कुछ पब्लिशर्स भी आपको बता सकते हैं, जर्नल्स बहुत सारे ऐसे अच्छे हैं जो आपको अपडेट सॉफ्टवेयर्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. कहीं आप किसी मीटिंग में गए हैं, वहाँ पे जिक्र हो रहा है कि आजकल बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर्स आए हुए हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज हैं सॉफ्टवेयर की अपडेट लेने के. वो आप लेने के बाद फिर आप क्या देखेंगे, ये जो आप रिव्यू प्रोसेस या एवेल्यूएशन प्रोसेस करने जा रहे हैं ना, ये कहीं पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए. यानी आप इसके पॉइंट्स लिखते रहें कि मैंने पहले क्या स्टेप किया, फिर मैंने कौन से सॉफ्टवेयर शॉर्टलिस्ट किए, फिर मैंने कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, फिर कुछ और चीज़ें जैसे कि ये अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा है. Some areas that must be considered are accuracy of information, appropriateness, उसमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है नहीं है, अप्रोप्रिएट है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, बायस कितने हैं. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक फिज़िक्स का सॉफ्टवेयर है और वो जो मुस्लिम साइंटिस्ट्स हैं उनकी अचीवमेंट्स बताता ही नहीं है, ऑल्दो देयर आर सम मैनी अचीवमेंट्स रिलेटेड टू फिज़िक्स ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स. तो कितना बायस्ड हैं वो, क्वालिटी क्या है, यूज़ करने में आसान है, बच्चों ने, टीचर्स ने यूज़ करना है, लर्नर का कितना कंट्रोल है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा डिफ़िकल्टी लेवल लो रहे, तो मैं उसको खुद ही अपने लेवल पर सेट कर लूँ. फिर क्या हम फीडबैक दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मोटिवेशनल हैं, इंटरेक्टिव हैं, ग्राफिक्स कैसे हैं, देखने में कैसे लगते हैं, आवाज़ कैसी आती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं फीचर्स आपको देखने चाहिए.
इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये उसने कुछ आपके सामने एक डॉक्यूमेंट सा शेयर किया है। कहता है कि इस पूरे एवेल्यूएशन प्रोसेस के साथ और इन क्वेश्चंस को आपने माइंड में रख कर सॉफ्टवेयर की एवेल्यूएशन करनी है, रिव्यू करना है और फिर परचेजिंग की तरफ जाना है। सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर का टाइटल, क्या है वो सॉफ्टवेयर, उसका पब्लिशर कौन है, कौन सी वेबसाइट पर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट क्या है या फ़ोन क्या है, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन उसकी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, सीडी में है, डीवीडी में है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपने सुना क्या है, वेयर द सॉफ्टवेयर वॉज हर्ड अबाउट, कहाँ से आपने सुना है, किसी वेबसाइट से सुना है, किसी कोलीग से सुना है, कहाँ से आपने सुना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके लिए क्या चाहिए, रैम क्या चाहिए, प्रोसेसर आपका कौन सा होना चाहिए, अदर इक्विपमेंट्स आपको कौन से रिक्वायर्ड हैं, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन किस ग्रेड लेवल के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है ये मुनासिब है, एट अ टाइम कितने यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 to 5 का क्राइटेरिया दे रहा है कि 1 to 5, 5 का मतलब सबसे हाई और 1 का मतलब सबसे लो। तो ये जो उसने फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, यहाँ पर आपने 1 to 5 इन तमाम फीचर्स को रेट करना है। फिर कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। इंस्ट्रक्शनल लेवल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द स्टेटेड ऑडियंस, क्या जो इंस्ट्रक्शन लेवल है जिन बच्चों के लिए, फॉर एग्जांपल ग्रेड 2 के लिए मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ, तो क्या उनके लिए अप्रोप्रिएट है। लर्नर इज़ इन्वॉल्व्ड इन हाई डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन, क्या वाकई ये बच्चों को इंट्रैक्शन देता है, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है, क्या बच्चे प्रॉपरली इससे फीडबैक ले सकते हैं और दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, ऑर्डर क्या है, हाई से लो से हायर की तरफ जा रहा है, थिंकिंग स्किल्स कितनी इन्वॉल्व हैं, सॉफ्टवेयर कितना अडेप्टेबल है। टीचर अगर इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये अब 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं 20 और ऐड कर दूँ, कैन आई डू दैट, तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रोग्राम्स कंटेन मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टी, वही डिफ़िकल्टी लेवल्स जो होते हैं। रिस्पॉन्सेज टू द लर्नर आर नॉट हाईली रिपीटेटिव, बार बार एक ही तरह की चीज़ें तो नहीं रिपीट हो रही, क्या लेवल आगे पीछे हो रहा है लर्निंग का या नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ वो कहते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर देखें। उसके अंदर आप देखें कि जब वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्या वो क्लियर हैं, कंसाइज हैं, कंप्लीट हैं, सिंपल कमांड्स यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का सिस्टम है जो कि बच्चे तो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। टीचर और जो स्टूडेंट है दोनों के लिए क्या वो फास्ट है उसका समझना या मॉडरेट पेस है। जैसे कल हम एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे तो वहाँ पर ख़ासा जो था वो फास्ट मॉड था सिखाने का, तो फिर मैंने कहा कि हम इस सॉफ्टवेयर से बिल्कुल न्यूली अभी इंट्रोडक्शन इसका ले रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना जो है ना पेस स्लो करें। लर्नर कैन ऑल्टर रिस्पॉन्सेस बिफोर दे आर प्रोसेस्ड, क्या मैं अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने 3 ऑप्शन को क्लिक कर दिया, हालांकि बाद में मुझे याद आया 4 थी, क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। यूज़र इंटरफेस इज़ कंसिस्टेंट, क्या यूज़र का जो इंटरफेस है वो एक ही जैसा है हर यूज़र के लिए या डिफरेंट यूज़र्स के लिए वो चेंज हो जाता है। यूज़र्स एट ऑल लेवल्स कैन ईजीली एंड इंडिपेंडेंटली ऑपरेट द प्रोग्राम, क्या हर यूज़र अपना सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है। हेल्प स्क्रीन्स प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशंस फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स, ये पहले भी बात हुई है। ऑडियो एंड विजुअल्स आर ऑफ हाई क्वालिटी, ये भी बात हो चुकी है। यूज़र कैन सेव एंड और प्रिंट वर्क इन प्रोग्रेस, क्या बच्चे अपना काम सेव कर सकते हैं। यूज़र्स कैन सेव, अच्छा ये बात हुई। अप्रोप्रिएट यूज़ इज़ मेड ऑफ मोशन और लाइव एक्शन सीक्वेंसेस एंड स्टिल इमेजेस, क्या स्टिल इमेजेस भी उसमें यूज़ हो रहे हैं, कोई लाइव एक्शंस भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको यूज़र को कहता है ये वाला इमेज ड्रैग करके इधर लेकर आओ, या ख़ुद ही सॉफ्टवेयर वर्क करता जा रहा है, यानी यूज़र की कितनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लाइव एक्शंस कितने हो रहे हैं। साउंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द टीचर और द लर्नर, क्या साउंड का कंट्रोल टीचर या जो खुद लर्न कर रहा है यूज़र स्टूडेंट उसके हाथ में है। तीसरा जो एस्पेक्ट आपको देखना चाहिए वो है ईज़ ऑफ यूज़, कितना इजीली आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो फॉर द लर्निंग पर्पस।
न्यू यूज़र्स कैन ईज़िली लर्न, नया जो बच्चा क्लास में आया है क्या वो भी ईज़िली लर्न कर पा रहा है। स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू मटीरियल एंड कॉन्सेप्ट्स नॉट पॉसिबल विद ट्रेडिशनल प्रिंट फॉर्मेट्स। स्टूडेंट्स क्या उसको ईज़िली एक्सेस कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो कि उनके लिए ट्रेडिशनल प्रिंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल नहीं था। यानी प्रिंट फॉर्मेट से ट्रेडिशनल जो प्रिंट फॉर्मेट है उससे कुछ उन्हें डिफरेंट मिल रहा है। इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन इंडिकेट्स वेदर द यूज़र इज़ इन द प्रोग्राम। क्या जो स्क्रीन आ रही है, जो इस वक्त भी आप देखें जिस सॉफ्टवेयर के साथ हम सब लोग कनेक्टेड हैं, गूगल जो मीट है उसके साथ हम सब कनेक्टेड हैं, उसमें ये शो हो रहा है कि इस वक्त कौन कौन सा बच्चा जो है वो ऑनलाइन है। तो क्या इस तरह की कोई स्क्रीन शेयर होती है जिसमें टीचर को पता हो कि कौन कौन इन्वॉल्व है। बैक ट्रैकिंग वन स्टेप एट अ टाइम इज़ सिंपल। क्या आप पीछे बैक के स्टेप पे जा सकते हो और पीछे जाना सिंपल है, या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पहले आप कोई और पाथ लो और फिर आप बैक कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको अपनी कंसीडरेशन में रखनी चाहिए। कंटेंट, डेफिनेटली कंटेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर्स उसमें तो नहीं है, बच्चे देखें लर्न करें, और अगर इसी चीज़ की गलती आ जाएगी तो फिर उनकी लर्निंग तो गलत ही डायरेक्शन में हो रही होगी ना। तो अपडेट कितना होता है सॉफ्टवेयर, एक्यूरेट कितना है, कोई कल्चरल, जेंडर और रेशियल बाइस तो नहीं है, कोई मुस्लिम्स को कोई मजाक बना के कोई फ़िगर आ रही हो, कोई जो ब्लैक है उसकी फ़िगर कोई मजाक बना के आ रही हो, तो कोई इस तरह के बाइसेस तो नहीं है उसके अंदर। Utilizes examples that encourage students to explore roles they may not have considered. इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो डिफरेंट तरह के रोल्स में रोल प्ले कर सके, मोटिवेशनल है या नहीं है। स्टिमुलेट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, सॉफ्टवेयर में ज़रूर होना चाहिए। क्यूरियोसिटी पैदा करता है स्टूडेंट में, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ इनमें इन्वॉल्व करता है कि स्टूडेंट के अच्छा अब ये मैंने एक स्टेप कर लिया, अब मैं अगले स्टेप पे ज़रूर जाऊँ, क्यूरियोसिटी होती है आपको। सपोर्ट्स कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क में भी आप उसको क्या अलाउ कर सकते हो या नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट नीड्स, करिकुलम एरिया, पर्पस एंड ग्रेड लेवल, ये बात पहले भी हो चुकी है। डेफिनेटली हम सॉफ्टवेयर परचेज ही इस पर्पस के लिए करते हैं कि वो करिकुलम का पार्ट बने। सपोर्ट्स वन और मोर इंस्ट्रक्शनल गोल्स, क्या एक से ज़्यादा आपके इंस्ट्रक्शनल गोल्स जो हैं वो फुलफ़िल कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो उनको टेस्ट भी वहीं हो जाए, आप चाहते हो उनका MCQs का जो मैंने क्विज़ लेना है मैं वो भी वहीं ले लूँ, उनको मैं कोई लर्निंग एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो भी वहीं हो जाए, तो मल्टीपल लर्निंग वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है। मोटिवेशन का भी इसने एस्पेक्ट कहा है कि वो भी ज़रूर जहन में रखें। प्रोवाइड्स फॉर वेरियस लर्निंग मोडालिटीज़, क्या ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं क्या ये वेरियस लर्निंग मोडालिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडिटरी, किनेस्थेटिक और विजुअल एस्थेटिक्स, वेरी गुड। ये ऑडियो सुनने में हमें कैसा महसूस होता है, एस्थेटिक जैसे आपके सामने सॉफ्टवेयर डिस्प्ले हो रहा है उसमें कितने अच्छे ब्यूटीफुल कलर्स हैं, उसकी नेविगेशन कैसे है, अच्छी है नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, विजुअल्स कैसे आते हैं, आपका उस सॉफ्टवेयर के साथ प्ले करने को दिल करता है नहीं करता। प्रोवाइड्स एन इंटेलेक्चुअल चैलेंज, साथ साथ ब्यूटी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल चैलेंज जो है वो भी इसमें होना चाहिए, जो इनकरेज करता है लर्नर को कि कुछ क्रिएटिविटी करे और उसका पार्ट बने। टेक्निकल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये भी हमें ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर जो हैं वो होते ही टेक्निकल हैं, तो उनकी क्वालिटी क्या है और वो क्या चेक्स हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए। प्रोग्राम डज नॉट ब्रेक नो मैटर व्हाट द स्टूडेंट डज, स्टूडेंट कोई भी उसमें स्टेप कर ले, किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हिला दे, किसी भी तरह के सिस्टम को आपको सर्वर पे जाके कोई गलत स्टेप कर दे, आपका प्रोग्राम डैमेज ना हो, वो इतना सॉलिड और इतना सेफ हो। हाई क्वालिटी स्टीरियो प्रोडक्शन एंड साउंड सेपरेशन इज़ इंक्लूडेड, साउंड का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेपरेट हो, अगर किसी तरह से बाकी चीज़ें डिस्टर्ब भी हो गई हैं तो आपका जो साउंड है वो डिस्टर्ब ना हो।
मोशन सीक्वेंसेस फ्लो स्मूथली ऑन रिकमेंडेड हार्डवेयर, जैसे जैसे उसके अंदर एक्शंस कर रहे हैं, लोग अपनी मूवमेंट्स कर रहे हैं, कार्टून्स हैं या कोई पिक्चर्स हैं जो मूवमेंट कर रही हैं, तो वो बड़े साउंड और स्मूथली हो रहे हो, ऐसा ना लग रहा हो कि जंप्स आ रहे हैं बड़े बड़े। प्रोग्राम इंस्टॉलेशंस रिक्वायर मिनिमल लेवल ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्टाइज, बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाए, कोई कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ना हो। स्टाफ टाइम फॉर मेंटेनेंस इज़ रीज़नेबल, यानी उसको बैकअप लेना, उसको एक इतना सर्वर चाहिए, उसको इतनी सेफ्टी चाहिए, वो ज़रा रीज़नेबल हो। स्टाफ का टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये ना हो कि स्टाफ सारा दिन बैठ के सॉफ्टवेयर ही को मेंटेन करता रहे। मुख्तलिफ उसके वर्जन्स अवेलेबल हों, अपडेट होता रहता हो और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर उसको यूज़ किया जा सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड है, एप्पल है, ये जो हमारा विंडोज़ है, सब के ऊपर वो वर्क कर सकता हो। आखिर में वो आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा रहा है कि जो वेबसाइट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इन वेबसाइट्स को ओवरव्यू करते रहना चाहिए। यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है और ये आपको लेटेस्ट चिल्ड्रन की टेक्नोलॉजी या स्कूल लाइब्रेरी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उससे आपको जो अपडेट है वो इन वेबसाइट से मिल सकती है। childrensoftware.com है, schooldiscovery.com है, evaluetech sreb.org, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। इंस्पिरेशन मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने भी यूज़ किया है और किड्सपिरेशन का सॉफ्टवेयर भी है, वो भी एक अच्छा मेंटल और कॉन्सेप्ट प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। लोगो फाउंडेशन, लोगो बनाने के लिए आप कैसे इसको यूज़ करते हैं तो ये तमाम वेबसाइट्स हैं। पीसी मैगज़ीन है, सुपर किड्स एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, टेक लर्निंग है। तमाम ये जो वेबसाइट्स हैं ये टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करना हो एज अ मीडिया मैनेजर तो आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, यहाँ पे रिव्यूज़ और इनकी जो अपडेट्स हैं उनको आप देखें और फिर आप परचेज़ का डिसीजन लें। तो आज के लेक्चर में हमने, अगर मैं ब्रीफली आपको इस लेक्चर को सम अप करूँ तो आपने कुछ और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स पढ़ी और आपने एवेल्यूएशन का प्रोसेस पूरा पढ़ा कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने चाहिए बिफ़ोर परचेजिंग और बाइंग अ गुड सॉफ्टवेयर फॉर योर मीडिया सेंटर, जिसमें आपने कहा इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए, प्रेजेंटेशन के एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए, मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर उसकी बात की हमने टेक्निकल क्वालिटी की हमने बात की कि टेक्निकल क्वालिटी जो है वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो सॉफ्टवेयर को परचेज़ करते वक्त हमने देखने हैं।